अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्रोसेस होते हैं, मींस डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें होने वाले हीट चेंजेस, इनको आज हम क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट हम यहां लेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, तो देखो बच्चों, हीट चेंजेस के बेस पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें फर्स्ट टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मींस ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होती है, हीट रिलीज्ड होती है। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट क्या हो, रिलीज्ड होती है, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए ना, उन प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है, वो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जीज है उनसे कम हो जाती है। मींस इस प्रोसेस में जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आता है। तो यही डिफाइन किया है मैंने यहां पर कि हीट इज इवॉल्व्ड मींस रिलीज्ड इन दीज रिएक्शंस। ऐसे में हम ये कहेंगे कि फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ओके ग्रेटर देन फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे या जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कहीं ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। समझ गए ना? और जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है वो कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। लाइक एज N2 + H2। ओके, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हीट देख रहे हैं आप, ठीक है, एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही हम कंबस्शन देख लें मीथेन का, ये भी एक क्या है, हीट चेंज नेगेटिव है। तो जितनी भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं उनमें आप देखोगे हीट जो है रिलीज्ड होती है, इवॉल्व होती है, और वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शंस हैं इनमें हीट रिलीज होती है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप में, और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक जस्ट एक्सोथर्मिक का अपोजिट है, मींस हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होगी। ऐसे में क्या होगा कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम थर्मल स्टेबल होगा। क्योंकि किसी की एनर्जी ज्यादा हो जाना मींस अनस्टेबल हो जाना, किसी की एनर्जी कम हो जाना मींस स्टेबल हो जाना। तो ये है, और यहां पर जो डिटेच रिएक्शन होगा वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल सी सॉलिड + H2 गैस, तो ये बना, ठीक है, वाटर गैस, तो यहां पर ये एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है +31.4 kJ/mol। ऐसे ही N2 + O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं, तो यहां पर भी क्या है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है। और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और इनमें क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां पर जो हम एक्चुअली में डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन हीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या हीट ऑफ रिएक्शन। समझ गए ना? तो यहां पर सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हो या हीट ऑफ रिएक्शन, अगर पहले मैं ये कहूं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टैंडर्ड हटा दें, तो हम इसको पहले इस तरह से देखें कि ये है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मींस क्या होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना भी रिएक्टेंट है वो टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो इस तरह का जब प्रोसेस चलता है तो इसमें जितना हीट चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। मींस सीधा सा है बच्चों
कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब 1 मोल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो टोटल जो हीट चेंज होगा रिएक्शन में हम उसे बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। कि चेंज इन एनर्जी मींस हीट व्हेन क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, समझ गए बच्चों, इंडिकेटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो है सब्सटेंस इंडिकेटेड, ठीक है, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन have completely reacted at constant pressure और constant volume। अगर हम constant pressure में लेंगे तो डेल्टा HR, constant volume में लेंगे तो डेल्टा ER। तो ये तो है रिएक्शन एंथैल्पी। अब आता है कि स्टैंडर्ड क्या हो। तो देखो बच्चों, हर एक रिएक्शन को एक ही कंडीशन में कराया जाए और फिर उनके एनर्जी चेंजेस मेजर किए जाए, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है या अब्सॉर्ब कर रही है, कौन कम कर रही है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके एंथैल्पी चेंजेस या कहें कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस, अगर इनको मेजर करना है तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन रखी जाती है ताकि सही ढंग से कंपेयर कर सकें, एक एब्सोल्यूट रिजल्ट बता सकें। तो इसके लिए लिया जाता है स्टैंडर्ड स्टेट, समझ गए ना। तो हम यही कह सकते हैं इसमें इस तरह से। अब आते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, कितना 1 बार प्रेशर, ये लगभग अप्रोक्सीमेट 1 atm ही होता है कि 1 atm प्रेशर जो कि हमारा खुला एटमॉस्फेयर है, यहाँ का प्रेशर कितना है 1 atm, तो 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इन कंडीशंस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको स्टैंडर्ड स्टेट में दिया जाए और टोटली जो है प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट में चेंज किया जाए। तो इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी चेंजेस आएंगे उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन द एनर्जी व्हेन क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड एट, हमें कह सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी तो वही हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर में, एक कांस्टेंट वॉल्यूम में, और दोनों का ये रिलेशन है डेल्टा HR स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा ER स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा NG RT। ये है हीट चेंज, स्टैंडर्ड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट प्रेशर में जो इनका रिलेशन है वो इस तरह से रिलेटेड है, डेल्टा NG RT। अब आता है डेल्टा NG कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखें, जितने प्रोडक्ट्स हैं गैसियस स्टेट, केवल किसमें, गैसियस स्टेट में, उनके मोल्स ऐड कर लो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसमें से किसको माइनस कर दो, रिएक्टेंट के टोटल गैसियस रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इससे आ जाएगा डेल्टा NG। इस डेल्टा NG की वैल्यू पुट अप करके आप इसमें से इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेल्टा HR का क्या फॉर्मूला बनेगा जिससे हम ये जो है रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो आप जानते हैं कि जो रिएक्शन एंथैल्पी या रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी चेंज, इनका कैलकुलेशन करना है तो 3 रिलेशंस यूज होते हैं। किसके लिए बच्चों, रिएक्शन की हीट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रिलेशन फॉर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन हीट या हीट ऑफ रिएक्शन मैं एंथैल्पी चेंज के बेस पर ले लेता हूं। किसके बेस पर ले लेता हूं बच्चों, एंथैल्पी चेंज। तो देखो एक सपोज यहां पर Na, या हम ये कहें कि ये है A प्लस B और B। ओके, ये चेंज हो रहा है C और ये है
तो रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो समेशन डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ क्या करेंगे रिएक्टेंट। मींस यहां पर अगर हम ये कहें तो ये लिखेंगे हम कैसा कि ये हमारे पास ए बी सी डी ये जो है ये सब क्या है हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो हम लिखेंगे सी डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड सी प्लस डी डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ डी, ओके, माइनस फिर यहां पर हम आ जाएंगे ए डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ ए प्लस, ठीक है, बी डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ बी। ये रिलेशन यूज करके आप डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ये जो डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड है ये क्या है बच्चों, फॉर्मेशन, ठीक है, एंथैल्पी मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी में ध्यान रखें कि डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड अगर कहीं एलिमेंट आ जाएगा, चाहे वो एटॉमिक में हो या मॉलिक्यूलर, ये कितना यूज करेंगे हम, जीरो। एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या ली जाती है, जीरो। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान से सुने, एक और होता है डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड, मींस रिएक्शन की एंथैल्पी इक्वल टू होता है समेशन डेल्टा एच सी ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच सी ऑफ रिएक्टेंट। ये है स्टैंडर्ड कंबस्शन एंथैल्पी, जहां पर डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड कंबस्शन एंथैल्पी, जो कि क्वेश्चन में दे रखी होती है। तो प्रोडक्ट की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंबस्शन एंथैल्पीज का सम ले और माइनस करते हैं जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंबस्शन एंथैल्पीज को, तो भी रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेशन एंथैल्पी के बेस पर रिलेशन, ये है किसके बेस पर, जितने भी हमारे सॉरी कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर। सपोज अगर ये कंबस्शन हो सकता है इनका, तो हम इनकी कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा रिलेशन होता है डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ गए ना, यहां पर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की बॉन्ड एनर्जीज का सम किया जाए और उसमें से बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर दोगे तो भी रिएक्शन एंथैल्पीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये जो रिलेशन है ये किसके बेस पर है, फॉर्मेशन एंथैल्पी के बेस पर, ओके। ये किसके बेस पर है, कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर, और ये किसके बेस पर है, बॉन्ड एनर्जीज के बेस पर। इस तरह से थ्री रिलेशंस बनते हैं जिनके बेस पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन की एंथैल्पी। सपोज ये लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, डेल्टा HR कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या लेना होगा, डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल, हम लिखेंगे यहां पर देखो 2NH3 6NH बॉन्ड होगा, तो हम लिखेंगे 6 बॉन्ड एनर्जीज ऑफ NH, ठीक है, एक ही है हमारे पास, माइनस यहां पर हम आ जाएंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H H। बस, तो जितने भी हमारे, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया मैंने, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की माइनस करनी है, तो हम यहां लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। इसको सम करें आप तो ये सारे रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज हो गई, माइनस यहां पर आ जाएगा क्या, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक अमोनिया में 3NH है, तो टोटल 2 अमोनिया मॉलिक्यूल में 6NH हो गए,
बस अब आप इनकी वैल्यू पुट अप कर लोगे तो आपका रिएक्शन एंथैल्पी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कंबस्शन एंथैल्पी दी गई है, हम उनकी कंबस्शन एंथैल्पीज को जोड़ दें और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन एंथैल्पीज, मतलब उनका डिफरेंस ले लें। ऐसे ही है। तो ये 3 रिलेशंस हैं जिनके बेस पर आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस के लिए रिएक्शन एंथैल्पीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में हम चाहें तो इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो कांस्टेंट वॉल्यूम में एनर्जी चेंज है और जो कांस्टेंट प्रेशर में एनर्जी चेंज है, इनका जो रिलेशन है ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन में किस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स वो यूज हो रहे हैं, उनकी क्या फिजिकल स्टेट्स हैं। तो अगर हम इनके रिलेशन की बात करें, समझ गए ना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H स्टैंडर्ड एंड डेल्टा E स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन। तो अभी आपको मैंने बताया डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू है डेल्टा ER स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा NGRT। सीधा सा है कि इन दोनों क्वांटिटीज के जो रिलेशंस है वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट। अब हम यहां देखते हैं, अब यहां लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ओके, गिव्स 2NH3 और ये क्या बन गया, गैस। तो यहां पर सबसे पहले हमें लेना होगा डेल्टा Ng। देखो पहले तो N देखें, गैसियस मोल्स क्या देखें, तो देखो 1 मोल, 3 मोल और 2। डेल्टा Ng क्या करोगे आप, Ng जितने भी हैं किसके, अमोनिया के, इनको जोड़ दो, माइनस इसमें से डेल्टा N, ओके, जो गैस है वो किसके, H2 प्लस N2, किसके ऐड करते हैं, N2। हमारे पास ये है 2 मोल माइनस ये टोटल हो गया 4 मोल, तो ये आ गया -2। मतलब 1 मोल इस रिएक्शन के लिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अब आप यहां लोगे डेल्टा H, क्या हो जाएगा, डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा E स्टैंडर्ड प्लस यहां होगा -2 RT, मींस डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा ER स्टैंडर्ड -2 RT। अब आप यहां देखो कि कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, लार्ज किसकी वैल्यू है, डेल्टा G स्टैंडर्ड लेस देन डेल्टा ER स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें से जब इतना माइनस करेंगे तब हमारा ER आएगा। हम या ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा ER स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा HR स्टैंडर्ड प्लस 2RT। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो एनर्जी चेंज है वो इस तरह से डेल्टा HR से 2RT ज्यादा है। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको लिखा है डेल्टा HR स्टैंडर्ड या फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है, इज x किलो जूल पर मोल, ऐसा लिखा है। तो पूछता है कि डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए स्टैंडर्ड NH3, ये क्या होगा, ओके। अब यहां पर जब आप किलो जूल पर मोल अमोनिया के फॉर्मेशन का डेल्टा H दिया है, तो डेल्टा N के लिए आपको इक्वेशन जब बनाओगे तो आप लिखोगे 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। तो यहाँ 1/2 मोल, यहाँ कितना है 3/2 मोल, यहाँ कितना है 1, तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, डेढ़ और आधा, तो 2, तो ये कितना आ गया -1। तो जब हम डेल्टा HR स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा E स्टैंडर्ड माइनस क्या हो जाएगा RT। समझ गए ना, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अमोनिया के फॉर्मेशन का डेल्टा H कितने किलो जूल पर मोल है, तो बताएं डेल्टा E, तो आप तुरंत ये फॉर्मूला यूज ये वाला कर दोगे कि ये हो जाएगा रिलेशन, बट किलो जूल पर मोल आप अमोनिया फॉर्मेशन कह रहा है तो आपको 1 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग डेल्टा Ng कैलकुलेट करके और फिर आगे की कैलकुलेशन करनी है। बात समझ गए यहां तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये तो हो गया जब इस तरह से कि जब डेल्टा N क्या था हमारा, डेल्टा Ng नेगेटिव आया, तब आपने देखा कि जो कांस्टेंट प्रेशर में जो एंथैल्पी चेंज मिल रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से नीचे आ रहा है, क्योंकि मोल्स गैसियस कम हो गए, ओके। अब हम दूसरा पॉइंट में आते हैं कि जब हमारे पास डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो क्या हो,
तो देखो बच्चों, जब डेल्टा एन क्या होगा, जी जो है पॉजिटिव है, तो डेल्टा एन आर स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा ई स्टैंडर्ड प्लस क्या होगा हमारा डेल्टा एन जी आर टी। ऐसे में डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड ग्रेटर देन डेल्टा ई आर स्टैंडर्ड। ओके, देखो कैसे, यहां लिखा है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 या गैस 1 1 1 ये है। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 - 1 मींस 1। तो आप यहां पर जब लिखोगे डेल्टा एच स्टैंडर्ड डेल्टा ई आर स्टैंडर्ड प्लस आरटी हो जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि 1 है। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच आर ग्रेटर देन डेल्टा ई आर स्टैंडर्ड। ओके, ये हो जाएगा। इसी तरह से मान लो लिखा है CaCO3 गैस गिव्स सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो यहां पर डेल्टा एन आपका देखोगे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम एन कंसीडर करने में इनका और इनको सॉलिड स्टेट में इनको कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इनको। तो डेल्टा एन हमारा 1 आएगा। तो यहां पर भी डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा ई स्टैंडर्ड आर प्लस क्या आएगा, कहीं लिक्विड बनता है तो भी आपको कंसीडर नहीं करना, केवल गैसियस के लिए ही यूज करोगे। ओके, इसमें भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन के लिए पूछा गया है ओवरऑल, या किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए पूछा गया है उसकी प्रिपरेशन के बेस पर। तो इस बेस पर आपको डेल्टा एन कैलकुलेट करना है, फिर उसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपको डेल्टा एन और ये। और तीसरा रिलेशन है डेल्टा एन जब 0 हो, क्या हो 0, सीधा सा है कि डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड को क्या होगा डेल्टा ई स्टैंडर्ड। बात समझ गए ना? इस तरह से आएगा, जैसे लिखा है N2 गैस प्लस H2, ठीक है, O2 गैस गिव्स 2NO, तो 1 1 2। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, 2 - 2 मींस 0। तो ऐसे में डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड डेल्टा ई स्टैंडर्ड आर इनके बराबर। ऐसी कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। तो अभी यहाँ पर डेल्टा एन क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आएगा। 1 हो, यहाँ इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस बेस पर आपको इन दोनों के रिलेशन लेने हैं, इनसे रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो फैक्टर्स बता दूं कि फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि अगर हम किसी रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शंस लेते हैं तो उनमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो मैं पहले उनको ही बता दूं 2 मिनट बाद। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मींस हीट ऑफ रिएक्शन में कुछ ना कुछ मेजरेबल चेंज आता है जब रिएक्शन की कंडीशंस चेंज की जाती है। देखो कैसे, जैसे है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब चाहे सब्सटेंस रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया गया हो या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया गया हो, अगर उसकी फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए एक ही स्पीसीज की डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, जो कि अपनी स्टेट के अनुसार अलग अलग दिख रही हैं, आप देखोगे उनकी रिएक्शन एंथैल्पीज भी अलग अलग होंगी। देखो जैसे H2O2, यहां पर रिएक्टेंट्स की तीनों कंडीशंस में स्टेट्स मैंने सेम रखी है, लेकिन प्रोडक्ट्स की स्टेट्स अलग अलग। जैसे H2O गैसियस फॉर्म में बने, H2O लिक्विड फॉर्म में बने, H2O सॉलिड फॉर्म में बने, तो आप देखोगे कि रिएक्शन एंथैल्पीज भी अलग अलग आ रही है। आप देख रहे हैं गैसियस में सबसे कम नेगेटिव मींस सबसे कम वैल्यू हीट की रिलीज हो रही है, उससे ज्यादा कहीं रिलीज हो रही है जब वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है, और उससे कहीं ज्यादा रिलीज हो रही है जब वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट मान लो गैसियस स्टेट में बना, वेपर स्टेट में बना, और जब वो किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में, तो एक फिजिकल स्टेट चेंज होगा और इस तरह से फेस ट्रांसफर होगा।
कि वो गैस से जब लिक्विड में आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाएगी, जो किसके बराबर होगी, इस तरह के चेंजेस में वेपोराइजेशन एंथैल्पी के बराबर। मींस जैसे ही वो लिक्विड से गैस से लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इतनी एनर्जी और रिलीज हो जाएगी। तो ये जो वेपोराइजेशन एंथैल्पी है वो और जोड़ दें अगर हम, तो वो लिक्विड स्टेट में एंथैल्पी के बराबर होगा। मींस अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये वेपोराइजेशन एंथैल्पी के बराबर होगी। ऐसे ही अगर वो सॉलिड स्टेट में बनता है तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि फिर वो सॉलिड स्टेट में जब चेंज होगा तो उसकी फ्यूजन एंथैल्पी के बराबर और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स चेंज होने से रिएक्शन एंथैल्पीज में भी चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अब ये भी देखा जाता है कि अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स लेते हैं और रिएक्शन होती है तो रिएक्शन एंथैल्पी भी चेंज होती है। जैसे डायमंड से CO2 गैस या हम ग्रेफाइट से CO2 गैस बना है, दोनों में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो जगह एलोट्रोपिक फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ की एनर्जी ये है, इसमें ये है, तो यहाँ इन दोनों की एनर्जीज का जो डिफरेंस आएगा ना वो एक ट्रांजिशन एंथैल्पी के बराबर होगा। यही लिखा है कि डिफरेंस ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू द ट्रांजिशन एंथैल्पी, इसके बराबर होगा। फिर थर्ड है रिएक्शन कंडीशंस, कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर में हो रही है या कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है, उस हिसाब से इसमें एनर्जी चेंजेस आते हैं, हीट चेंजेस। तो ये रिलेशन तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है कांस्टेंट प्रेशर में क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों का रिलेशन डिपेंड करता है कि जो हमारा रिएक्टेंट बना है या प्रोडक्ट जो बना है वो किस स्टेट में है, उनका क्या गैसियस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड, उस हिसाब से डेल्टा एनर्जी कैलकुलेट करके हम ये रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट एनर्जीज आती हैं। एक होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, किरचॉफ इक्वेशन से हम दे सकते हैं। ये होता है T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये है T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और ये है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर और ये किसके बराबर है, डेल्टा Cp। डेल्टा Cp जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी Cp का सम लें और रिएक्टेंट्स की माइनस कर दें, इनके बराबर आएगा। ऐसे ही अगर आपसे कांस्टेंट वॉल्यूम में पूछ लिया गया है तो ये रिलेशन बनता है। तो इस तरह से किरचॉफ इक्वेशन को इक्वेशन ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट किरचॉफ इक्वेशन को बता रहा है, या हम ये कहें कि टेम्परेचर का इफेक्ट रिएक्शन एंथैल्पी कौन सी इक्वेशन से इंडिकेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन एंथैल्पीज। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज। समझिए बच्चों कि यहाँ पर अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज। देखो कौन कौन से टाइप्स लेंगे हैं, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो क्या एंथैल्पीज। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्या ले लें हम, फॉर्मेशन एंथैल्पी। स्टैंडर्ड, ठीक है, कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। सेकंड टाइप आएगा हमारा कंबसन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड स्टेट में ही सब हम लेंगे, ओके। थर्ड लेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H स्टैंडर्ड N न्यूट्रलाइजेशन, ओके। फोर्थ हम ले लेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, ये हो जाएगा डेल्टा H B, ये ले लेंगे। और फिफ्थ में हम ले लेंगे वेपोराइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H B। सिक्स हो जाएगा फ्यूजन एंथैल्पी, डेल्टा S फ्यूजन। और सिक्स्थ है सॉल्यूशन एंथैल्पी, क्या, सॉल्यूशन एंथैल्पी, डेल्टा H स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कुल मिला के हम इनको डिफाइन करेंगे, हालांकि इनकी डिटेल पूरी कंप्लीट विद क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस हमें थोड़ा सा एक रिवाइज करना है, बस बाकी डिटेल देखनी है तो आप थर्मोडायनामिक्स में जाओ, वहां पर ये सारी एंथैल्पीज डिटेल में है, ओके। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पहला ले लें हम डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मींस फॉर्मेशन एंथैल्पी
तो देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती क्या है। ओके, तो यहां पर हम ये कहें कि हीट चेंज, ओके, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 mole of compound, समझ गए बच्चों, 1 mole of compound formed from its stable constituent elements at standard state। समझ गए बच्चों कि जब हम किसी भी कंपाउंड का एक मोल स्टैंडर्ड स्टेट में सबसे स्टेबल एलिमेंट के थ्रू, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू बनाते हैं, तो जितना इंथैल्पी चेंज होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। मींस अगर हम ये कहें कि ये है सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस बना CO2 क्या गैस, तो यहां डेल्टा H F स्टैंडर्ड जो है, यहां डेल्टा HR ही क्या होगा इसका, डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CO। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप डेल्टा HR स्टैंडर्ड लिखोगे तो आप लिखोगे डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CO2 माइनस डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ C प्लस डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ क्या O2। तो ये तो एलिमेंट हो गए, तो ये तो जीरो हो गया, तो डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा HF स्टैंडर्ड यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन का रिएक्शन एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो ध्यान रखें जिस रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से दिख रहा हो वहां समझ जाए कि वही रिएक्शन एंथैल्पी चेंज की फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा जब वो 1 मोल लिया गया। एक चीज, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी को चेंज कर रही है या प्रोडक्ट या किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है। तो ध्यान रखें जब किसी भी कंपाउंड का एक मोल उसके सबसे स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जहां बन रहा हो वही उसका क्या बताएगा, फॉर्मेशन। तो यहां तक बात समझ गए। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये है CO2 के फॉर्मेशन की, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं डायमंड प्लस O2 गैस इक्वल टू CO2 गैस, तो डेल्टा HR नॉट डेल्टा HF और CO, क्योंकि ये डायमंड कोई नेचुरल फॉर्म नहीं है ग्रेफाइट मतलब कार्बन का, ये तो इसके टेम्परेचर और प्रेशर हाई कंडीशन होने के कारण ही एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म है और इसी से हम लेंगे CO2 के फॉर्मेशन के। अब ये बराबर नहीं है, ये रिएक्शन किसको इंडिकेट नहीं कर रही है, CO2 के फॉर्मेशन की। ऐसे ही लिखा है CO प्लस हाफ O2 CO2, तो ये कहें कि डेल्टा HR फॉर्मेशन ऑफ CO2 है क्या, तो नहीं है। ये रिएक्शन CO2 के फॉर्मेशन को इंडिकेट नहीं कर रही है। हमें देखना है एक मोल रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को जब उसके सबसे स्टेबल एलिमेंट से बताया गया हो तो ही आपको लेना है। जैसे यहां लिखा है Br2, ठीक है, सॉलिड प्लस H2, ठीक है, ऐसा लिखना है, और 1/2H2 गैस, और ये लिखा है HBr गैस। तो क्या यह इस रिएक्शन का डेल्टा HR स्टैंडर्ड डेल्टा HF के बराबर है, तो नहीं होगा, क्योंकि Br2 जो है बच्चों वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट, और फिर H2 फ्यूज के फॉर्म में रहता है और गैस, तब यहां पर हम लिखेंगे HBr, तो यहां का डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा HF स्टैंडर्ड। ऐसे ही अगर हम I2 को सॉलिड लेंगे और प्लस यहां पर H2 गैस लेंगे और अगर HI बन रहा है गैसेस फॉर्म में, तो ये डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा HF स्टैंडर्ड। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, इसी बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है कि किस रिएक्शन से रिएक्शन एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर है, तो ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जिसमें किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके सबसे स्टेबल किससे हो रहा हो, एलिमेंट्स से, वहां पर जो एंथैल्पी चेंज दिख रहा हो वही रिएक्शन का फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा।
और ध्यान रखें कि अगर एक्सोथर्मिक है, ये है डेल्टा HF स्टैंडर्ड नेगेटिव है, तो जो कंपाउंड होगा, समझिए ना, कंपाउंड इज मोर थर्मली क्या होगा, स्टेबल। अगर डेल्टा H फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो कंपाउंड इज लेस थर्मली स्टेबल। यहां तक अच्छी तरह ध्यान रखना। जैसे हम ये कहें कि NO का डेल्टा H फॉर्मेशन जो है सपोज 35.6 किलो जूल पर मोल है, तो ये है। और अगर हम ये कहें कि अमोनिया है, डेल्टा HF स्टैंडर्ड ये है -45.2 किलो जूल पर मोल है, तो हम ये कहेंगे लेस स्टेबल कंपाउंड है, जबकि ये क्या है, मोर स्टेबल कंपाउंड। तो हम रिएक्शन एंथैल्पी को कंपेयर करके जितना ज्यादा, ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HF स्टैंडर्ड। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू जो है नेगेटिव होगा फॉर्मेशन एंथैल्पी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या आएगा बच्चों, स्टेबल होगा। तो इस तरह से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हमें डेल्टा HF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी रिएक्शन में, तो आप जानते हैं कि रिएक्शन एंथैल्पी में एक रिलेशन होता है डेल्टा HF स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट। सपोज ये लिखा है CH4 plus 2O2 gives CO2 गैस प्लस H2O, ठीक है, लिक्विड। यहां डेल्टा H लिखा है -893 किलो जूल पर मोल, और यहां दे दिया गया डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CO2 -393 किलो जूल पर मोल। ओके, डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ H2O -286 किलो जूल पर मोल। फिर पूछा गया है डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ CH4, ये क्या है? तो ये रिलेशन ध्यान रखना है कि रिएक्शन की एंथैल्पी इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पीज का सम माइनस रिएक्टेंट। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा HR स्टैंडर्ड इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 plus 2 फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O, इनको ऐड करो, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4 plus 2 into फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ O2। ये आपको दे रखा है 893, यहां पर CO2 -393 जो मैंने वैल्यू दी है, ठीक है, ये हो गया 393 प्लस, फिर यहां पर आ जाएंगे आप कितना, 2 into -286 माइनस यहां आ जाए डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 और प्लस यहां क्या 0। बस अब आप इससे डेल्टा CH4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पीज और किसी एक रिएक्टेंट का क्या दे रखता हो, आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी अलग की दे रखी हो फॉर्मेशन एंथैल्पी, और एक की किसी की कैलकुलेट करनी है, तो इस रिलेशन से आप फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए यहां तक अच्छी तरह से? अब देखो नेक्स्ट बताता हूं आपको। नेक्स्ट हम लेंगे और वो है हमारी कंबस्जन एंथैल्पी। क्या बच्चों? कंबस्जन एंथैल्पी। तो सीधा सा है कि कंबस्जन एंथैल्पी क्या होगा। ओके, तो कंबस्जन एंथैल्पी डेल्टा C स्टैंडर्ड मींस होता है टोटल हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ फ्यूल, जो जल सकता है, समझ गए ना, फ्यूल ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन, ठीक है, एट स्टैंडर्ड स्टेट। जब 1 मोल आप फ्यूल का लें और उसको ऑक्सीजन से कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कर दें, मींस उसका टोटल कंबस्जन करा दें, ठीक है। हम इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है इनकंबस्जन। किसमें लेना है आपको? कंबस्जन, ना कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या किसी अदर कंडीशन में नहीं लेना। ध्यान रखें, टोटल कंबस्जन कराना है। तो जितना हीट चेंज आएगा उसे हम बोलते हैं, जैसे हम ये लिखें कि CH4 plus 2O2 gives CO2 गैस प्लस 2H2O, ओके, गैस। तो यहां डेल्टा HR स्टैंडर्ड ही क्या कहलाएगा, डेल्टा HC स्टैंडर्ड ऑफ CH4। सपोज ये है -893 किलो जूल पर मोल। तो हम सीधा बोलेंगे कि
कि डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड ऑफ CH4 कितना हो जाएगा -893 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के जितने भी फ्यूल्स हैं, अब अगर हम कहें कि हाइड्रोजन का कहें तो 1/2 H2O गैसियस फॉर्म में सपोज बन रहा है तो डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा सी स्टैंडर्ड और ये होगा माइनस, ठीक है, 286 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर H डेल्टा सी कंबस्चन ये किसका हो गया, इसका 286 किलो जूल पर मोल किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन की कंबस्चन एंथैल्पी। तो पर मोल किसी भी फ्यूल का पर मोल जब टोटल कंबस्चन करता है तो उसमें जितना हीट चेंज आएगा या जितनी हीट रिलीज होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, कंबस्चन एंथैल्पी। ये ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी सब्सटेंस का कंबस्चन होगा तो हीट रिलीज होगी, समझ गए ना। तो कंबस्चन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होती है। फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अब आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके बच्चों, एक क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू मींस होता है डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मींस हम यहां ये कह सकते हैं कि टोटल हीट चेंज, ठीक है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली बर्न, समझ गए बच्चों, क्या हो, कंप्लीटली बर्न बाय एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब 1 ग्राम सब्सटेंस या फ्यूल जो लिया गया है उसका 1 ग्राम लिया जाए और उसको ऑक्सीजन के एक्सेस में कंप्लीटली बर्न किया जाए स्टैंडर्ड स्टेट में, तो जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सपोज हम ये कहें कि CH4 का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, CNG है, क्या है CNG, तो हम लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इक्वल टू डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये देखा 893 किलो जूल पर मोल अपॉन 60, लगभग अप्रोक्सीमेट 55 किलो जूल पर ग्राम में आ जाएगी। समझ गए बच्चों, इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस के लिए माइनस में, तो इस तरह से फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट होता है। जो भी फ्यूल जितना बेस्ट क्वालिटी का होगा, मींस जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वह उतना ही बेस्ट फ्यूल माना जाता है। सबसे बेस्ट फ्यूल अगर आप देखें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू तो वो किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए, लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम, जो कि हम कहें कि CNG से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो सबसे बेस्ट फ्यूल क्या हुआ, हाइड्रोजन। बट हम हाइड्रोजन बहुत ही लो टेम्परेचर पर लिक्विफाइड होता है, इसको स्टोर करना बहुत टफ है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल है। ये सारी कंडीशंस के कारण ही हाइड्रोजन का डोमेस्टिक यूज नहीं दिखता, नॉर्मल लाइफ में हाइड्रोजन का फ्यूल के फॉर्म में यूज नहीं दिखता। बट CNG LPG दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इजिली लिक्विफाइड होते हैं। तो ये है किसके बारे में, कंबस्चन एंथैल्पीज। ओके, आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर हमें किसी रिएक्शन की कंबस्चन एंथैल्पी अगर पता हो तो हम उस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पीज निकाल सकते हैं, या हम ये कहें कि डिफरेंट टाइप्स के जो फ्यूल्स दे रखे हैं या कंपाउंड्स दे रखे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, अगर हम उनकी फ्यूल एंथैल्पी जैसे, तो यहां पर देखिए ध्यान रखें कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है समेशन डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्टेंट। सपोज ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3। अगर इनकी कंबस्चन एंथैल्पीज दे रखी है कि मैंने कहा डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है X, डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड H2 ये क्या है Y, और डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड CH3 ये है Z। तो डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड आप क्या लिखोगे, Z माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों कि ये है हमारे पास X प्लस क्या Y। तो हम इस रिएक्शन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टोटल रिएक्शन में क्या एनर्जी चेंज होगा, मींस डेल्टा एच। तो ये ध्यान रखें ये किसके बराबर होगा, हाइड्रोजनेशन एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगा, हाइड्रोजनेशन एनर्जी। ये जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी है वही रिएक्शन एंथैल्पी के क्या है, बराबर है। तो फ्यूल एंथैल्पी
एंथैल्पी के बेस पर भी हम किसी रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कंबशन एंथैल्पी के बेस पर भी हम रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो नेक्स्ट में लेते हैं हम